डियर स्टूडेंट, मैं हूं सिद्धार्थ किरण। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को यूनिट नंबर 3 यानी कि योगा एंड लाइफ स्टाइल के टॉपिक नंबर 2 यानी कि सेकेंड टॉपिक क्या था हमारा कि ओबेसिटी के बारे में, कि ओबेसिटी के बारे में इसके लिए कौन कौन से आसन करने पड़ते हैं, उस आसन के बेनिफिट्स क्या हैं, फिर ठीक है उसके कंटेंडिकेशंस क्या है, तो सारी बातें करने वाला हूं। लेकिन जरूरी क्या है कि आखिर ओबेसिटी होता क्या है। ठीक है, अगर आप लोग के मन में ओबेसिटी जैसे वर्ड आता होगा तो आप लोगों को सीधा लगता है कि वजन किसी का बढ़ गया, मोटापा आ गया, तो ये सारी चीजें ओबेसिटी है। लेकिन मैं इसके फैक्ट के बारे में जान लेता हूं। मैंने इसको बहुत ही सिंपल वर्ड में डिफाइन किया है कि द एक्सेस वेट यानी कि नॉर्मल रेंज ऑफ वेट क्या होता है। मैंने आप लोगों को BMI बताया था कि अगर आपकी हाइट इतनी है तो कितना वेट होना चाहिए। उसी के अनुसार अगर BMI आपका रेंज अलग हो जाता है, वो अराउंड 30 से एबव चला जाता है, तो आपको ओबेसिटी के क्लास में आप आ जाते हो। उसी तरह से मैंने यहाँ पे लिखा है कि द एक्सेस वेट और डिपोजिशन ऑफ एक्सेस फैट्स ऑन बॉडी इज कॉल्ड ओबेसिटी, यानी कि आपकी फैट्स की अधिकता, यानी कि फैट्स भी अधिक हो रहा है, आपके बॉडी पे अधिक फैट्स आ रहे हैं नॉर्मल के अनुसार, तो आपको ओबेसिटी हो सकता है या ओबेसिटी कहा जा सकता है। उसी तरह यहाँ पर इट लीड्स टू वेरियस डिजीजेज। अगर आपको ओबेसिटी है तो सिर्फ ये नहीं है कि आपको ओबेसिटी ही रहेगा, और ये आपकी ओबेसिटी और भी दूसरी बीमारियों की खतरा को बढ़ाता है। जैसे कि यहाँ पर डायबिटीज, अगर आपकी ओबेसिटी को आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो तो आने वाले दिनों में आपको डायबिटीज हो सकता है, आपको हार्ट डिजीज भी हो सकता है। इसी तरह से हाइपरटेंशन, पुलमोनरी फंक्शन etc। क्योंकि ओबेसिटी के अंदर जो होता है क्या, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी ग्रो कर जाता है। उससे क्या होता है कि हमारे पास जो भी वैन है, आर्टिकल है, जो हार्ट में हमारा पंपिंग वाला काम होता है, वहां पर जो आर्टरी वैन है वहां पर भी कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होने लगता है, जिससे हम लोग का पुलमोनरी फंक्शन भी डिफेक्ट आता है। ठीक है, अब बात आती है BMI को लेकर कि मैं किस रेंज को BMI से समझूं कि ये ओबेसिटी है। अगर आपका BMI जो आप कैलकुलेट करते हो वो अगर 30 से एबव जा रहा है, यानी कि आप ओबेसिटी क्लास में जाना शुरू कर रहे हो। ओबेसिटी में भी 3 क्लास होता है, ओबेसिटी टाइप 1, ओबेसिटी टाइप 2, ओबेसिटी टाइप 3, लेकिन जनरली ओबेसिटी 30 के एबव से BMI से स्टार्ट होता है। अब बात आती है कि ओबेसिटी आखिर होता क्यों है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी होता है। तो उसमें पहला क्या है कि लैक ऑफ प्रॉपर एक्सरसाइजेज। हम लोग का सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, इतनी लाइफ स्टाइल बदल गई है कि हम लोग अपने एक्सरसाइज में टाइम नहीं दे पा रहे हैं। मॉर्निंग में कोई भी हम लोग किसी भी तरह की एक्टिविटीज नहीं करते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से भी हो रहा है। ईटिंग हैबिट्स, हम लोग बहुत सारे लोग हैं जो फास्ट फूड पर निर्भर करते हैं, वैसे खानों को हम लोग अब पसंद करना शुरू कर दिए जो हमारे लिए उतनी न्यूट्रिशन नहीं देते हैं वो। ठीक है, जैसे हम लोग फल फ्रूट खाना छोड़कर कुछ ऐसे चीजों को खाना शुरू कर दिए जो हमारे स्वाद के लिए तो अच्छा है लेकिन सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक है, और भी कारण है इसके, जैसे कि इंडोक्राइन ग्लैंड प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, इंडोक्राइन ग्लैंड प्रॉब्लम्स आप कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जैसे ईटिंग हैबिट्स है इसको आप कंट्रोल में कर सकते हो, यानी कि आप अच्छा खा सकते हो, जिसमें न्यूट्रिशन अच्छा है वो खा सकते हो। लैक ऑफ प्रॉपर एक्सरसाइज है, यानी कि आपको एक्सरसाइज कर सकते हो, ये दोनों आपके हाथ में कंट्रोल में है। लेकिन इंडोक्राइन वाली जो प्रॉब्लम्स है ये भी ईटिंग हैबिट से हो सकती है। अब बात आती है कि इसमें कौन कौन से आसन हम लोग करके ओबेसिटी को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहला है वज्रासन। वज्रासन करो, ओबेसिटी ठीक होगा। अब कैसे करना है मैं आने वाले अब जस्ट आगे बता भी रहा हूं। ठीक है, त्रिकोणासन भी कर सकते हो, हस्तासन कर सकते हो, उसी तरह से अर्ध मत्स्येंद्रासन भी कर सकते हो। मैं स्टूडेंट बता दूं कि यहाँ पर कुछ प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि कुछ आसन के नाम भी थोड़े से अजीब है, तो यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन में गलती हो सकती है। लेकिन इसका वर्ड को देखना कि आखिर वर्ड में कौन सा है। यहाँ पे इसका वर्ड जो लिखोगे आप एग्जाम में वो गलती नहीं होनी चाहिए। प्रोनाउंसिएशन तो आप अभी कर रहे हो या मैं कर रहा हूँ या आप करोगे वो अलग चीज है, बट बोर्ड में गलती मत लिखना आप लोग। ठीक है, ये हो गई बातें। अब मैं बात करूंगा एक बाय एक, मतलब कि सबसे पहले स्टार्ट करूंगा वज्रासन से। इसको प्रोसीड्यूर क्या है, इसको करना कैसे है, इसके बेनिफिट्स क्या है, इसके कंट्राइंडिकेशंस क्या है। कंट्राइंडिकेशंस कहने का मतलब है कि ये जो आसन है कौन लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सारी बातें करने वाला हूं, तो मैं वज्रासन से स्टार्ट करता हूं। स्टूडेंट, अब मैं बात कर लेता हूं वज्रासन का। आखिर आपको वज्रासन करना कैसे है, यानी कि मैं इसके प्रोसीड्यूर के बारे में बताने वाला हूं। लेकिन जरूरी क्या है कि वज्रासन आखिर होता कैसे है। आप यहां बगल साइड में दिख रहा है इमेज में आप देख सकते हो कि वज्रासन का पोजीशन क्या होता है। ठीक है, क्योंकि आप कोई भी अगर आसन सीखना चाहते हो तो आपको जरूरी है कि उसका पिक्चोरियल आपके दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, अगर आप यहाँ पे मैं जो भी बता रहा हूं अगर आप घर पे कभी भी ट्राई कर लोगे एक बार या एग्जाम से पहले, तो आपको याद रहेगा कि मैंने ये आसन इस तरह से किया था, तो आप उसी को प्रोसीड्यूर को आप इंग्लिश में लिख सकते हो एग्जाम में। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर बता रहा हूं। ठीक है, पहला इसका प्रोसीड्यूर क्या है कि सिट डाउन ऑन द फ्लैट फ्लोर इन दंडासन।
ठीक है। अब दंडासन, एक क्योंकि मैं वज्रासन बता रहा हूं, इसमें एक नया आ गया दंडासन। दंडासन का भी यहाँ पे आपको यहाँ पे पिक दिख रहा होगा, इमेजेस दिख रहा होगा कि दंडासन होता क्या है। दंडासन में कुछ नहीं होता है, आप सीधा फ्लोर पे बैठ जाते हो, आपकी पूरा जो पैर है वो स्ट्रेट होती है, ठीक है, पूरा फ्लैट फ्लोर पे आपकी पैर स्ट्रेट होती है, ठीक है। आपको उस पोजीशन में बैठ जाना है। उसके बाद क्या है कि स्लोली फोल्ड योर बोथ लेग्स अंडर द हिप्स। अब सेकेंड का इसका जो स्टेप होता है वो होता है कि आप हिप्स के नीचे अपने पैर को डाल सकते हो, ठीक है। आप जो आपके जो हिप्स है, जांग है, उसके नीचे आप अपने पैर को डाल लो, ठीक है। उसके बाद है थर्ड पॉइंट की पॉइंट द टोज ऑफ द फीट बैकवर्ड एंड कीप फीट टुगेदर, ठीक है। अब आपकी जो पैर की उंगली है वो पीछे साइड तो चली गई, अब उसको साथ में रखना है, ठीक है। कीप फीट टुगेदर, अपना जो दोनों आपका फीट है वो साथ में रखना है, ठीक है। उसके बाद है कि कीप योर स्पाइन एंड हेड इरेक्ट विद क्लोज्ड आइज, यानी कि आपकी स्पाइन यानी कि पीछे रीढ़ की हड्डी जो है वो पूरी स्ट्रेट होनी चाहिए और आपकी हेड जो है वो भी इरेक्ट होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सीधा कहीं झुका हुआ है इधर लेफ्ट साइड या राइट साइड, पूरा इरेक्ट होना चाहिए। इसके साथ साथ आपकी आंखें वहां पर बंद होनी चाहिए। और मेरा जो इसका फिफ्थ स्टेप है कि कीप योर नीज टुगेदर, आपकी दोनों जो आगे की घुटना है वो दोनों को सटा के रखनी है आपको, ठीक है, एक साथ रखनी है, ठीक है। अब है कि मेरा सिक्स पॉइंट कि कीप योर राइट पाम ऑन द राइट नी एंड लेफ्ट पाम ऑन द लेफ्ट नी, यानी कि आपकी जो लेफ्ट पाम है वो आपकी लेफ्ट घुटने पे रहेगी और राइट पाम आपकी राइट घुटने पे रहेगी, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, होल्ड द पोजीशन फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट तक आप उस अवस्था में रहना है कि आपका पैर मुड़ा हुआ होना चाहिए, आपकी लेफ्ट जो पाम है लेफ्ट घुटने पे, राइट पाम राइट घुटने पे। कीप इनहेलिंग एंड एक्सेलिंग, और धीरे धीरे जो नॉर्मल ब्रीदिंग आप करते हो, इनहेल करने का या एक्सेल करने का आप कर सकते हो। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं यहाँ पर बताया हूँ, अगर आप यहाँ पे पिक्चोरियल समझ सकते हो, यानी कि आपका ये पैर हो गई, ये पैर हो गई, आपका जो ये लेफ्ट हाथ है ये लेफ्ट घुटने के आगे है और राइट जो हाथ है ये राइट घुटने के आगे है, और आपका यहाँ पे स्ट्रेट देखना है और आपकी आंखें बंद होनी चाहिए। बस यही था आपका ये वज्रासन। अब बात आती है कि वज्रासन के फायदे क्या होते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ ओबेसिटी की, तो यानी कि वेट तो लॉस करता ही होगा, लेकिन वेट लॉस करने के अलावा भी और भी किस तरह के बेनिफिट्स आपके बॉडी में देता है। तो सबसे पहला क्या था कि टू रिड्यूस वेट, आपका वेट लॉस करेगा। दूसरा है कि हेल्प्स इन डाइजेशन, ठीक है। लगता बहुत नॉर्मल सा आसन नहीं है कि इसमें कुछ नहीं करना है, बैठे रहना है, लेकिन बहुत काम का ये आसन है, यानी कि अगर आपके डाइजेशन के प्रॉब्लम को ठीक करेगा। इसके साथ साथ टोन्स बॉडी मसल, आपकी बॉडी मसल को ये स्ट्रेंथन करेगा, यानी कि कुछ आपको स्ट्रेंथ देगा। इसके साथ साथ हिप्स, थाई एंड काफ मसल को ठीक करेगा, ये उसको स्ट्रेंथ करेगा, स्ट्रेंथ देगा, ठीक है। इसके साथ साथ मैं बात कर लूं कि ये क्योर्स, एसिडिटी को क्योर करेगा, गैस को करेगा, कॉन्स्टिपेशन को करेगा। इसके साथ साथ ये आपके लेग्स को स्ट्रेंथन करेगा, यानी कि आपके लेग्स के अंदर किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, चाहे कोई स्ट्रेंथ मिलता नहीं है, तो उसको एक टोन अप करेगा, मजबूती देगा। और साथ साथ स्पाइन, यानी कि स्पाइन के जो पीछे वाली रीढ़ की हड्डी जो है पूरा, उसको भी ये स्ट्रेंथन करेगा। इसके साथ साथ ये ब्लड सर्कुलेशन, यानी कि आपके ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है, यानी कि आपका बीपी हाई है या लो है, तो वैसे स्थिति में ये करना भी सही रहेगा। यानी कि इसके ये हो गए 6 बेनिफिट्स। आपके एग्जाम में 2 या 3 या 4 आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं 6 या हमेशा ज्यादा बताता हूं ताकि 6 में से आप मिनिमम 4 याद आती है। कि वज्रासन के कंट्राइंडिकेशंस क्या होते हैं, यानी कि ये जो आसन है किन लोगों को नहीं करना चाहिए, ठीक है। पहले मैं बता दूं कि इसका जो पहला कंट्राइंडिकेशंस है वो है कि पीपुल सफरिंग फ्रॉम ज्वाइंट पेन, जिन्हें जोड़ों में दर्द है, ठीक है, या नी इंजुरी है, यानी कि घुटनों में कोई इंजुरीज हो गई है, तो वैसे लोगों को ये आसन नहीं करना चाहिए, ठीक है। दूसरा है कि दिस आसन शुड अवॉइड बाय रिसेंट सर्जरी पेशेंट ऑफ लेग्स एंड हिप, यानी कि वो लोग जिनके लेग या हिप्स की हाल में ही सर्जरी हुई है, उन लोगों को भी ये आसन करने का इजाजत नहीं दिया जाता है, क्योंकि अगर वो करेंगे तो उनके और भी सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। एक प्रॉब्लम ठीक नहीं होगा बल्कि दूसरा प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। उसी तरह से तीसरा है कि प्रेग्नेंट वुमेन शुड परफॉर्म दिस आसन अंडर गाइडेंस। अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, अगर ये करना चाहती है तो वो किसी गाइड के अंदर इस आसन को करे या करे ही ना, ठीक है, उन्हें नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये 3 कंट्राइंडिकेशंस हैं। इसी तरह मैं बता दूं कि अगर आपके एग्जाम में भी कोई भी आपके आसन के कंट्राइंडिकेशंस की बात होगी तो उसमें ये बातें हमेशा लिखना कि प्रेग्नेंट वुमेन को ऐसे भी आसन किसी गाइड के अंदर ही करना चाहिए, ठीक है। ये बातें आप हमेशा लिख सकते हो। इसी तरह से और भी कुछ कॉमन चीजें वो आगे आने वाले आसन में मैं बताने वाला हूं। तो मेरा इसी तरह से वज्रासन कंप्लीट होता है।
स्टूडेंट मैं अब बात कर लेता हूं हस्तासन के ऊपर। आखिर हस्तासन का प्रोसीड्योर क्या है, यानी कि इस हस्तासन को आप कैसे कर सकते हैं। बगल में दिख रहा है ये इमेज हस्तासन का है, यानी कि आपको इस पोजीशन में ही हस्तासन करनी है। अगर आपको हस्तासन के बारे में अभी भी पता नहीं चल पा रहा है तो मैं बता दूं कि अगर आप भी रोज सूर्य नमस्कार करते हो तो सूर्य नमस्कार का ही एक स्टेप है, एक पार्ट है हस्तासन। ठीक है, इसके क्या प्रोसीड्योर है वहां पे मैं 5 पॉइंट में लिखा हूं, उसे मैं बता देता हूं। और मैं बता दूं कि अगर आप भी एग्जाम में इसके बारे में लिखोगे तो पॉइंट बाजी लिखना, वो देखने में भी सही लगेगा और आपके जो कॉपी चेक करेंगे वो आपको मार्क्स फुल में फुल देंगे। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं इसके पहले प्रोसीड्योर के बारे में कि स्टैंड स्ट्रेट विथ योर आर्म्स बाय द साइड्स। आपको बहुत स्ट्रेट रहना है। ठीक है, स्ट्रेट पूरा रहोगे, आपकी दोनों जो हाथ हैं वो किनारे आपके हिप के पास, आपके थाई के पास सटी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है मेरा कि इनहेल एंड स्लोली रेज योर बोथ आर्म्स स्ट्रेचिंग देम ओवर द हेड टुवर्ड सीलिंग। ठीक है, आपको इनहेल करनी है। मान लो कि आपने सांस ले लिया और उसके बाद आपको हाथ दोनों ऐसे उठानी है, ऊपर दोनों उठानी है और आपकी पाम ऐसे उठेगी, ऐसे उठनी चाहिए आपकी पाम। ठीक है, दोनों हाथ, और इनहेलेशन होनी चाहिए, आप सांस लेते जाओ। ठीक है, और ये हाथें आपकी ऊपर सीलिंग तक जानेगी, मतलब कि ऊपर तक ऐसे जाएगी। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्या है कि हैंड शुड बी पैरेलल टू ईच अदर विथ पाम फेसिंग ईच अदर। आपकी जो हैंड है दोनों वो पैरेलल होनी चाहिए। कहने का मतलब कि ऐसे जो ऊपर उठाओगे हाथ, वो आपकी दोनों हैंड पैरेलल होनी चाहिए और जो फेस की जो ये पाम की जो फेस है दोनों पैरेलल होनी चाहिए। ऐसा ना करना कि आप हाथ उठाओ ऐसे हाथ दिखे, वो आपकी जो पाम है वो एक दूसरे से फेस ईच अदर करे और पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है कि कीप द हेड स्पाइन एंड लेग्स स्ट्रेट। आप कोई भी आसन करते हो इस तरह के आसन, तो वहां पर आपकी लेग स्ट्रेट होनी चाहिए। ठीक है, कोई टेढ़ा वोढ़ा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है कि आपकी स्पाइन यानी कि पीठ की रीढ़ की हड्डी वो सीधी होनी चाहिए और आपकी हेड सीधी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई भी आसन कर रहे हो तो हेड टेढ़ी है, ऐसे है वैसे है, ऐसा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद तो लास्ट है कि एक्सेल एंड ब्रिंग योर आर्म्स बाय योर साइड। यानी कि मान लो कि आपने हाथ ऊपर उठा के रखा, ठीक है, उसके बाद आपको नीचे करना है। नीचे करने के समय याद रखना कि आपकी एक्सेलेशन होनी चाहिए, यानी कि आपके अंदर जो आपने सांस भरा था वो सांस आपका बाहर आना चाहिए और आपने हाथ उठाया धीरे धीरे, जैसे जिस स्पीड में आपने हाथ ऊपर खड़ा किया था उसी स्पीड में धीरे धीरे आपको नीचे लाना है। ठीक है, आपका ये बात हो गई, प्रोसीड्योर हो गई हस्तासन की। अब इसका मैं बात करूंगा बेनिफिट्स की। अगर आप हस्तासन करते हो तो आपके अंदर आपका ओबेसिटी तो कम करेगा, लेकिन इसके साथ साथ किस तरह के और भी बेनिफिट्स आपके बॉडी के अंदर। का सबसे पहला बेनिफिट क्या है? ठीक है, हेल्प्स टू स्ट्रेच आर्म्स, शोल्डर एंड स्पाइन। यानी कि आपकी आर्म्स की स्ट्रेचिंग, शोल्डर की स्ट्रेचिंग और स्पाइन की स्ट्रेचिंग के लिए हेल्प करता है। ठीक है, दूसरा है कि हेल्प्स इन डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे मैंने आपको बताया था कि वज्रासन भी डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करता है। कहने का मतलब कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को और भी स्ट्रांग करता है। उसी तरह से हस्तासन भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग करता है। थर्ड इसका जो बेनिफिट्स है वो है कि हेल्प्स टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ लंग्स। आप हाथ को ऊपर करके जो इनहेलेशन करते हो या डाउन करके एक्सलेशन करते हो तो इस क्रम में आपकी लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज करती है, यानी कि आपका लंग्स भी स्ट्रांग होता है। चौथा है हेल्प्स इन इनहेंसिंग गुड बॉडी पोस्चर, क्योंकि माना जाता है कि आपकी बॉडी पोस्चर बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो उस तरह से अगर आप ये चाहते हो कि ये पाना चाहते हो तो आप हस्तासन कर सकते हो। हस्तासन करने से ऐसा माना जाता है और होता भी है कि आपकी बॉडी पोस्चर अच्छी हो जाती है। इसके साथ साथ स्ट्रेंथन आर्म मसल, यानी कि आपकी आर्म मसल को ये स्ट्रेंथ देता है। ठीक है, ये बातें हो गई, लेकिन मेन बातें क्या थी कि मैं ओबेसिटी के बारे में पढ़ रहा था। तो ओबेसिटी को यानी कि ये हेल्प इन रिड्यूसिंग वेट, यानी कि मेरा छठा पॉइंट हो जाएगा हेल्प इन रिड्यूसिंग वेट, यानी कि आपकी वेट को भी घटाने में ये सहायक है। ये 6 पॉइंट हो गई बेनिफिट्स की हस्तासन के बारे में। अब बात होगी कंट्राइंडिकेशंस के बारे में, यानी कि ये जो आसन है किन लोगों को नहीं करना चाहिए। ठीक है, कंट्राइंडिकेशंस ये है कि पीपुल विथ नेक और शोल्डर इंजुरीज शुड अवॉइड दिस आसन। यानी कि जिन्हें शोल्डर यानी कि कंधे और नेक यानी कि गले की इंजुरीज है, वैसे लोगों को ये आसन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके साथ और भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं अगर ये आसन करते हैं तो। दूसरा जो मेरा कंट्राइंडिकेशंस है वो है कि प्रेग्नेंट वुमेन शुड परफॉर्म दिस आसन अंडर गाइडेंस। ऐसे भी जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उन्हें कोई भी आसन करने से पहले किसी गाइड से सलाह लेना पड़ता है कि यह आसन कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन को इन सभी चीजों से बचना चाहिए। तो ये 2 हो गए कंट्राइंडिकेशंस आपके हस्तासन का। अब स्टूडेंट, ओबेसिटी को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास जो तीसरा आसन है वो है त्रिकोण आसन। आज फिर मैं अब बताने वाला हूं कि इसमें आपके प्रोसीड्योर क्या होंगे,
इसके बाद आपके इसके बेनिफिट्स क्या हैं और कंट्राइंडिकेशंस क्या हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि साइड में जो ये इमेज दिख रहा है ये त्रिकोण आसन का इमेज है। पहले आप इसको अच्छे से देख लो, विजुअलाइज करो, अपने माइंड में सेट करो आखिर होता कैसे है, क्योंकि प्रोसीड्यूर ये जो लैंग्वेज लिखी होती है ना इससे याद नहीं रहने वाला है। जब तक आपको विजुअली आपके माइंड में सेट नहीं हो जाएगा तब तक आप कोई भी यौगिक आसन को याद नहीं रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपने देख लिया। अब मैं प्रोसीड्यूर को बता देता हूँ। देखो इसका सबसे पहला प्रोसीड्यूर क्या है कि स्टैंड स्ट्रेट विथ योर लेग्स अपार्ट। कहने का मतलब है कि आपको पहले खड़ा रहना है। ठीक है, आप स्ट्रेट खड़ा रहोगे, हाथ आपका सटा हुआ होगा, बट आपके दोनों पैर के बीच में थोड़ा सा स्पेस होंगे। कहने का मतलब है कि कुछ इस तरह से, मान लो कि ठीक आपका हाथ है लेकिन आप जो पैर रहोगे तो यहां पर आपकी डिस्टेंस होनी चाहिए, मान लो कि 1 फीट यहां पे होगी। ये हो गया आपका पहला प्रोसीड्यूर। ठीक है, उसके बाद क्या है कि रेज द आर्म्स साइडवेज अप टू शोल्डर लेवल। फिर आपको क्या करना है, आपने तो हाथ अभी सटा के रखा था, सिर्फ पैर में डिस्टेंस था। अब आपको क्या करना है, ये हाथ को अब अपने शोल्डर के लेवल में लाना है। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब देखो थर्ड प्रोसीड्यूर क्या है कि बेंड द ट्रंक साइडवेज एंड रेज द राइट हैंड अपवर्ड। ठीक है, आपने जो हाथ पूरा सीधा करके रखा शोल्डर के लेवल में, उसके बाद एक आपका नीचे जाना चाहिए, किधर, आपके राइट पैर के साइड ये सटना चाहिए और ये वाला हाथ आपका सीधा स्ट्रेट जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, यानी कि आपका ये जो मान लो कि इनका इधर से जाएगा और ये वाला जो हैंड है इसका स्ट्रेट हो जाएगा, कुछ इस तरह से। आप लोग अगर समझ पा रहे हो तो समझ लेना, क्योंकि मैं इसको इसलिए भी नहीं बता पाया मैं करके, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है, टाइम कम है, तो मैं सोचा कि जल्दी से जल्दी कर पाऊं, क्योंकि आप लोग ये समझ रहे होंगे, क्योंकि अगर ऐसा विजुअलाइज अगर आपने इमेज को देख लिया तो कर लिया होगा आपने। ठीक है, उसके बाद मैं आगे बढ़ूं कि टच द ग्राउंड विथ लेफ्ट हैंड बिहाइंड लेफ्ट फुट। आपने जो फिर जो लेफ्ट हैंड वाली जो आपने राइट हैंड की तरफ लगाए थे पैर की तरफ, आपको वहां पे टच करना है और राइट हैंड को स्ट्रेट अपवर्ड करना है। ठीक है, अब उसके बाद है कि डू द सेम आसन विद अपोजिट आर्म इन द सेम वे। आपने लेफ्ट हैंड की तरफ से सारी चीजें कर लिया, फिर सेम वे में इधर से भी आपको करना है, यानी कि आपको एक तरफ इधर से और एक तरफ इधर से। और यार ध्यान रखना कि जो भी आप काम करोगे बहुत ही स्लोली होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि जर्क के साथ मैं जल्दी जल्दी करता जा रहा हूं, जल्दी जल्दी करता जा रहा हूं, क्योंकि आसन का कोई मतलब नहीं है कोई फास्ट करने से। धीरे धीरे करनी है, जितने स्पीड से आप हैंड को नीचे ले जा रहे हो उतने स्पीड से फिर आप बाहर लाना है, बहुत धीरे धीरे करना है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं इसके बेनिफिट्स को, यानी कि अगर त्रिकोण आसन कोई करता है तो सबसे पहली बात है कि ओबेसिटी तो वो कम करेगा। इसके अलावा और भी इसके क्या क्या बेनिफिट्स आसन के सबसे बड़े बेनिफिट्स में ओबेसिटी आता है, यानी कि आप ओबेसिटी को त्रिकोणासन करके कम कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। लेकिन त्रिकोणासन के और भी बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट्स क्या है इसके कि ये ब्लड सर्कुलेशन को इनहेंस करता है। ब्लड सर्कुलेशन के एबनॉर्मलिटी के कारण ही लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, तो ये आपका त्रिकोणासन आपके ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करेगा। इसके अलावा और क्या करेगा, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग हाइट, क्योंकि अभी जो कुछ दशक से देखा जा रहा है कि बच्चों के हाइट में कमी आती है, तो वैसे बच्चों को या जिनकी एज अभी बढ़ने वाली है तो उन लोगों को ये त्रिकोण आसन सजेस्ट किया जाता है, क्योंकि ज्यादा यौगिक आसन नहीं है हाइट बढ़ाने के, लेकिन जो हाइट बढ़ाने वाला जो मेन आसन होता है वो होता है त्रिकोण आसन। ठीक है, क्योंकि ये जो देखा जा रहा है कि मैक्सिमम गर्ल्स के अंदर कि उनकी हाइट नहीं बढ़ पा रही है। ठीक है, तो उन लोगों को ये सजेस्ट किया जाता है कि आप वो अगर त्रिकोण आसन करते हैं तो आपकी हाइट बढ़ सकती है। इसके अलावा तीसरा है इट इंक्रीजेज मेंटल एंड फिजिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या आता है कि यहाँ पर अभी कि हम लोग इतने स्ट्रेस में रहते हैं कि हमारे जो माइंड कुछ और सोचता है लेकिन हम लोग करते कुछ और हैं, तो मेंटल एंड फिजिकल इक्विलिब्रियम के लिए ये बेस्ट माना जाता है। ठीक है, दोनों के बीच में सामंजस्य को बैठाता है, ये आप ये कर सकते हो। इसके अलावा कि इट स्ट्रेंथ्स द लेग्स, आर्म्स एंड चेस्ट। ठीक है, ये स्ट्रेंथ देता है किसको, लेग्स, आर्म्स एंड चेस्ट को। ठीक है, इसके अलावा ये स्ट्रेस को कम करता है। ठीक है, एंग्जाइटी को कम करता है और इसके साथ साथ बैक पेन, साइटिका, इन सभी चीजों को ये कम करता है। ठीक है, इंप्रूव डाइजेशन, और डाइजेशन को भी इंप्रूव करता है, क्योंकि आप लोग फास्ट फूड बहुत खाते होगे। फास्ट फूड में होता है क्या है कि बहुत सारे कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कमी होती है और कुछ उसमें टॉक्सिक मटेरियल भी होते हैं। तो ये आसन आप लोग करो, सिर्फ फिजिकल एजुकेशन का बोर्ड एग्जाम देना है ये मैटर नहीं करता है, आप लाइफ में स्वस्थ रहो ये भी मैटर करता है। तो यहाँ पे पढ़ो एंड करो भी कंट्राइंडिकेशंस का। कहने का मतलब है कि ये आसन को किन लोगों को नहीं करना चाहिए। देखो मैं यहाँ पे लिखा हूं कि ए पेशेंट ऑफ डायरिया, लो और हाई ब्लड प्रेशर शुड अवॉइड दिस आसन, यानी कि जिनको डायरिया का प्रॉब्लम है या उनकी बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर हाई है या लो है, उन लोगों को ये आसन नहीं करने को दिया जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ जिसके बैक इंजुरीज है, ठीक है,
उनको भी ये करने को नहीं बताया जाता है। और इसके साथ साथ मैं बता दूं कि अगर किसी की कहीं पर हैंड की, लेग की, वहां पर अगर कहीं उसकी सर्जरी हुई है तो उन्हें भी गाइडेंस के अंदर आपको ये करना होता है। यानी कि सर्जरी वाले जो भी पेशेंट होते हैं उनको कुछ दिनों तक अवॉइड करना चाहिए कोई भी आसन को। इसके साथ साथ जो हर आसन में कॉमन होता है वो होता है कि प्रेग्नेंट वुमेन शुड परफॉर्म दिस आसन अंडर गाइडेंस। यानी कि कोई भी आसन करेगी वो प्रेग्नेंट वुमेन तो उसको कोई गाइडेंस के अंदर, यानी कि कोई ट्रेनर होंगे उसके अंडर में वो इस आसन को करना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट आप हर जगह लिख सकते हो कोई भी आसन के अंदर। ठीक है, स्टूडेंट अब मैं बात कर लेता हूं एक और आसन जो आपके ओबेसिटी को कम करता है। ठीक है, ये आसन है अर्ध मत्स्येंद्रासन। ठीक है, थोड़ा सा नाम ही अटपटा है, क्या है? अर्ध मत्स्येंद्रासन। ठीक है, यहाँ पे मैं हिंदी भी लिख दिया हूं क्योंकि यहाँ पर होता क्या है कि आप उसमें पढ़ोगे ना तो अर्ध पढ़ोगे, मत पढ़ोगे, उसके बाद पीछे वाला भूल जाओगे, आगे वाला याद रखोगे। तो हिंदी कोई भी चीज को ना विजुअलाइज करो, क्योंकि मैंने जो सोचा कि आपको मैं बेस्ट तरीके में क्या बता देता हूं कि इसका अगर हिंदी वर्ड लिख दिया ना तो आप लोग एक साथ पूरा पढ़ सकते हो, अर्ध मत्स्येंद्रासन। ठीक है, अब इसके प्रोसीड्यूर क्या है? प्रोसीड्यूर भी बहुत उल्टा पुल्टा है क्योंकि ये आसन ही थोड़ा सा अजीब है, लेकिन तब भी मैं बता रहा हूं अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है मैं अपने टीम की तरफ से या अपने चैनल की तरफ से बहुत क्षमा मांगता हूं, क्योंकि थोड़ी सी आपको आसन वाले में प्रॉब्लम आई होगी क्योंकि मैं करके नहीं दिखा पाया, सिर्फ मैं बोर्ड पे बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, इसका प्रोसीड्यूर क्या है? पहला है कि द लेफ्ट हिल शुड केप्ट अंडर द राइट थाई। आप जो मेरे बगल में यहाँ पे इमेज देख रहे हो, यहाँ पर देखोगे कि आपकी जो है ना लेफ्ट हिल, आपकी जो लेफ्ट एड़ी जो जिसे बोलते हैं वो राइट थाई के नीचे होना चाहिए। ठीक है, लेफ्ट यानी कि बाई एड़ी दाहिने जांग यानी कि थाई के नीचे होनी चाहिए। ठीक है, एंड राइट लेग शुड क्रॉस ओवर द लेफ्ट थाई। और जो राइट लेग है आपका वो क्रॉस होना चाहिए किसके साथ? लेफ्ट थाई के साथ, जो यहाँ पर दिख रहा है आपको। ठीक है, अब उसके बाद आगे क्या है? उसके बाद है कि होल्ड द राइट टो, यानी कि जो पैर के अंगूठे हैं उसको, उंगलियां हैं उसको पकड़ना है। ठीक है, होल्ड द राइट टो विथ लेफ्ट हैंड, आपको लेफ्ट हैंड से राइट टो पकड़ना है उसके, एंड टर्न योर हेड बैक टू द राइट साइड, आपको राइट साइड से पीछे देखना है फिर। ठीक है, समझ पा रहे हो? ठीक है, ये चीज आपको करना है, बस 2 स्टेप में लिखना है और सेम प्रोसीड्यूर करना है रिवर्स पोजीशन में भी। ठीक है, अगर मैं फिर से बोल रहा हूं अगर समझ में नहीं आ पा रहा है तो आप किसी और भी वीडियो का मदद ले सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पे उतना नहीं कर पाया, सॉरी है उसके लिए। लेकिन इतना कुछ इसका अर्ध मत्स्येंद्रासन के बेनिफिट्स को बताऊं ओबेसिटी के अलावा, तो यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट में यहाँ पर मैंने इसके बेनिफिट्स को लिखा है। सबसे पहला क्या है कि ये गॉल ब्लैडर एंड प्रोस्टेट ग्लैंड को हेल्दी बनाता है। गॉल ब्लैडर आपको पता है, ये जो आपको ये लीवर होता है, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे समझ पाएंगे कि लीवर के साथ एक ऑर्गन अटैच होता है, दैट इज गॉल ब्लैडर। ठीक है, और इसके साथ साथ जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है ये आपका यूरिनरी सिस्टम का पार्ट होता है। ठीक है, यूरिनरी सिस्टम का पार्ट होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये दोनों को ये हेल्दी रखता है। इसके साथ साथ इट इनहेंस स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ बैक मसल्स, बैक मसल्स के स्ट्रेचेबिलिटी को ये बढ़ाता है, यानी ठीक है, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी को आपको बढ़ाएगा ये। इसके साथ साथ ये डायबिटीज को कंट्रोल करता है। कंट्रोल कैसे करता है? क्योंकि ये रेगुलेट करता है सिक्रेशन ऑफ एड्रीनलिन। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड होता है जो किडनी के ऊपर आप देखोगे कि एक छोटा सा पार्ट होता है, तो वहां पर एड्रिनलिन ग्लैंड, एड्रिनलिन हार्मोन सीक्रेट होते हैं। अब आपने ये सुना होगा शायद क्लास 9th या 10th में। अब होता क्या है, मान लो कि आप बहुत ही कमजोर हो, मान लो कि कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ है, मान लो कि कोई एक बूढ़ा है, ठीक है, अब उसको ऐसा नहीं है कि वो दौड़ पाएगा, कुछ भी हो पाएगा, लेकिन मान लो कि अगर उसके पीछे कोई कुत्ता दौड़ाना शुरू कर देता है तो उसके अंदर एक एनर्जी अचानक आ जाती है। ठीक है, वो एनर्जी कहां से आती है? यही एड्रिनलिन ग्लैंड जो एड्रिनलिन हार्मोन सीक्रेट करता है उसकी वजह से आता है। यानी कि इसको आप इमरजेंसी ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि आपको इमरजेंसी में आपके बॉडी के अंदर ये एनर्जी देता है। ठीक है, अब इसके बाद होता है बाइल को भी ये सीक्रेट करता है। ठीक है, बाइल सीक्रेट होता है लीवर के थ्रू। ठीक है, यानी कि ये डायबिटीज को कंट्रोल कर सकता है योगिक आसन के द्वारा। इसके साथ साथ इट हेल्प्स इन यूरिनरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई डिसऑर्डर है तो उसको ठीक करेगा। ठीक है, कंस्टिपेशन को ठीक करेगा। इसके साथ साथ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर को भी ठीक करेगा, यानी कि मेंस्ट्रुअल कोई डिसऑर्डर हो रहा है तो उसको भी ये ठीक करेगा। ठीक है, ये इसके कुछ हो गया हूं कि अर्ध मत्स्येंद्रासन के कंट्राइंडिकेशंस क्या है, किन लोगों को ये अवॉइड करना चाहिए।
ठीक है, मैं आपको हमेशा बोला हूं कि कोई भी योगिक आसन है तो अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन करती है तो उसको किसी गाइडेंस के अंदर करना चाहिए, कोई ट्रेनर अगर है तो उसके गाइडेंस के अंदर करना चाहिए। यहाँ पे मैंने लिखा है कि 2 और 3 मंथ्स प्रेग्नेंट वुमेन शुड अवॉइड दिस आसन, यानी कि जो वुमेन है 2 से 3 महीने की प्रेग्नेंट है उन्हें ये आसन नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ जो पेशेंट जो पेप्टिक अल्सर के पेशेंट हैं, हर्निया के पेशेंट या हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट हैं, उन लोगों को भी ये सलाह नहीं दी जाती है कि इस आसन को करने के लिए। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि स्लिप डिस्क वाले जो रोगी है या साइटिका की जिसे प्रॉब्लम है उन्हें भी ये अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ साथ जो हर जगह कॉमन होता है वो होता है कि जिनकी सर्जरी होती है हाथों की, पैरों की, या कोई भी सर्जरी होता है तो उनको कुछ दिनों के बाद स्टार्ट करना चाहिए, वो भी किसी एक ट्रेनर के गाइडेंस के अंदर में। ठीक है, ये बातें हो गई मेरे कंट्राइंडिकेशंस को लेकर। आपके सिलेबस में ओबेसिटी के लिए 4 आसन दी गई थी और मैं चारों आसन को मैं कंप्लीट कर दिया, उसके बेनिफिट्स के साथ, प्रोसीड्योर और कंट्राइंडिकेशंस के साथ। अब आपके मन में अभी भी कोई डाउट्स हो सकते हैं तो उस डाउट को आप कमेंट सेक्शन में बताइए और हमारी टीम या मैं खुद 2 से 3 घंटे के अंदर आपके सवालों का जवाब देंगे ताकि आपके अंदर कोई भी डाउट्स ना रहे। ठीक है, बस आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के लिए मैं एक एम बना के रखा हूं कि अगर इस वीडियो में 200 लाइक्स मिल जाता है तो मेरे कामों का रिवार्ड मिलेगा, तो 200 लाइक्स का आप लोग गोल को पूरा करेंगे। बस वीडियो देखने के लिए आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत धन्यवाद।